Hello everyone. Next topic of the chapter solution. Next concentration term normality. नॉर्मेलिटी ओके बेटा, नॉर्मेलिटी इसके पहले मोलरिटी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन टर्म हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मेलिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन. व्हाट इज नॉर्मेलिटी? द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट present in per liter volume of solution. Okay, number of gram equivalent present in per liter volume of solution is called normality. Normality n equal to number of gram equivalent of solute. Okay, number of gram equivalent of solute present in per liter volume of solution. तो नॉर्मेलिटी n इक्वल टू कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute divided by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ओके, इट इज क्लियर टू यू? क्या होगा बेटा नॉर्मेलिटी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वीएल. ओके, तो नोट कर लीजिए इसको, और इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, number of gram equivalent of solute present in per liter volume of solution is called normality. Normality n equal to number of gram equivalent of solute divided by volume of solution in liter. Normality n equal to gram equivalent EQ divided by volume of solution in liter. ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू, जैसे मोल को डिफाइन कैसे करते हैं? मोल इक्वल टू मास अपान मोलर मास. तो इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऐसे क्या होता है बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मास अपान इक्विवेलेंट मास. ओके, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास. बेटा आप जानते हो मोल इक्वल टू मास, गिवन मास अपान मोलर मास. इसी तरह ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है गिवन मास अपान इक्विवेलेंट मास. ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू गिवन मास अपान इक्विवेलेंट मास. तो ये फार्मूला, ये चीज यहां पुट करिए तो क्या हो जाएगा? मास अपान इक्विवेलेंट मास इनटू वीएल, वॉल्यूम इन लीटर. इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास या मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर. यू नो एन फैक्टर क्या होता है बेटा? एन फैक्टर इक्वल टू क्या हो गया बेटा? यहाँ गिवन मास, इक्विवेलेंट मास के प्लेस पे क्या लिखेंगे? मास. ओके, एम मास डिवाइड बाय एन फैक्टर क्या हो जाएगा? ऊपर. ओके, इनटू वीएल, एन फैक्टर. और एन इक्वल टू ये क्या बताइए? मास अपान मोलर मास क्या होगा? मोल. क्या होता है बेटा? मोल इंटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर. और एन इक्वल टू मोल अपान वॉल्यूम क्या होता है बेटा? मोलरिटी. एन अपान वी, एम, कैपिटल एम. तो एन नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू n factor. This is the relation between normality and molarity.
ओके, इट इज क्लियर टू यू। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो गया बेटा, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। कहाँ से आया ये रिलेशन? रिलेशन बेटा यहाँ से आया कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाई, सॉरी, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट मास, सॉरी, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ओके, यहाँ देखो बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ओके, देन इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। ओके, एन फैक्टर। ओके, यहाँ तो बेटा हमने फुट किया वैल्यू, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। इतना बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिलेशन आपको मिल गया नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी में, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। अब बेटा एन फैक्टर जो बार बार टर्म आ रहा है, क्या मतलब होता है एन फैक्टर का? एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर, अगर कोई बेटा एसिड है, एसिड का अगर हमें इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है, तो एसिड का एन फैक्टर जो होता है वो उसका बेसिसिटी होता है। एन क्या होता है? बेसिसिटी। ओके, या कह सकते हो नंबर ऑफ H प्लस आयन। ओके, बेस में कैसे देखेंगे? बेस एसिडिटी, बेस में एन फैक्टर क्या होता है? एसिडिटी क्या होता है बेटा? नंबर एसिडिटी, यहाँ क्षारकता यहाँ अम्लता। ओके, एसिडिटी या नंबर ऑफ OH माइनस आयन, जनरल वे में, हमेशा नहीं। ओके, साल्ट में एन फैक्टर क्या होगा? एन फैक्टर नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन और नंबर ऑफ निगेटिव आयंस। क्या कह सकते हो? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन और नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज ऑन एनायन। ओके, समझ में आया बेटा? एन फैक्टर फाइंड कर लोगे। जैसे एग्जांपल HCl कितने H प्लस है? ये एन फैक्टर क्या हो गया बेटा? 1। CaOH होल ट्वाइस, एन फैक्टर बताइए। एन फैक्टर नंबर ऑफ OH माइनस आयन कितने? एन इक्वल टू 2, क्योंकि इसकी एसिडिटी कितनी होगी बेटा? 2 होगी। तो बेस की एसिडिटी और एसिड की बेसिसिटी, बेस की एसिडिटी और एसिड की बेसिसिटी का मतलब से हम क्या फाइंड करेंगे बेटा? एन फैक्टर। तो एसिड होगा, उसकी बेसिसिटी जितनी होगी वही एन फैक्टर होगा। जैसे HCl की बेसिसिटी 1 होती है, क्योंकि H नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H 1 होता है, तो एन फैक्टर 1 होगा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H। ओके, COH होल ट्वाइस में बेटा कितनी एसिडिटी इसकी है? 2 है, तो एन फैक्टर 2 होगा, कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल जो OH माइनस है ना वो 2 है। ओके, चलिए इसमें बताइए NaCl में, ये साल्ट है बेटा, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, और मतलब एक कोई देख लो, या तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैटायन देख लो, या तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन देख लीजिए। ओके, तो यहाँ से आपको एन फैक्टर फाइंड हो जाएगा। तो बेटा एन फैक्टर कितना होगा? 1 होगा, सिंपल। या तो Na प्लस पर देख लो 1 प्लस चार्ज, या Cl माइनस पर देख लो। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल CaCl2, बताइए एन फैक्टर क्या होगा बेटा? एन फैक्टर 2 होगा, फाइंड कर लीजिए चाहे तो। बेटा Ca2 प्लस होगा और Cl1 माइनस, बट 2Cl माइनस होगा बेटा। इसको कैसे लिख सकते हो? CaCl2 Ca2 प्लस 2Cl माइनस, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन ऑन कैटायन और नंबर ऑफ नेगेटिव आयन एनायन, तो यहाँ भी 2 नेगेटिव, यहाँ 2 पॉजिटिव, तो एन फैक्टर 2। Al2 SO4 होल थ्राइस, कैसे लिख सकते हो इसको बेटा? 2Al प्लस 3, ओके, 2Al प्लस 3 और 3SO4 2। ओके, तो बताइए एन फैक्टर कितना होगा? यहाँ बताइए 6 होगा। क्या होगा बेटा? 6 होगा ना, क्योंकि Al 2SO4 होल थ्राइस। ओके, तो 2Al क्या होगा? प्लस 3 2SO4, एन फैक्टर इक्वल टू 6। क्या होगा बेटा? एन फैक्टर इक्वल टू 6। तो एन फैक्टर फाइंड करना बहुत ईजी है बेटा, बहुत ईजी। एसिड देख लो, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H, वही एन फैक्टर होगा। बेस देख लो, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH, मतलब जो OH होगा वही एन फैक्टर होगा, जो H प्लस होगा वही एन फैक्टर होगा। साल्ट में क्या देखेंगे? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, और दोनों सेम ही होता है बेटा। किसी भी साल्ट में, किसी भी कंपाउंड में पॉजिटिव आयन होते हैं उतने नेगेटिव आयन होते हैं, तो या तो कैटायन का देख लो या तो एनायन का देख लो। ओके, जैसे इसका बताइए H3PO4 में एन फैक्टर बताइए क्या होगा? तो यहां बेटा H3 देख के 3 मत लगा देना। ओके, सॉरी H3, हाँ इस यहाँ तो 3 हो गया। H3PO4 में क्या होगा बेटा?
3 होगा कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच n इक्वल टू क्या हो गया 3 होगा। ओके सही है। S3PO3 में S3PO3 में बताइए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच, तो यहाँ 3 नहीं है, गलत हो जाएगा, n इक्वल टू 2 होगा। क्या होगा बेटा 2 होगा कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच जो एसिडिक एच है जो बेसिसिटी इसकी है वो 2 है। कैसे है उसको बेटा आप स्ट्रक्चर से समझोगे। कैसे समझोगे? स्ट्रक्चर से। S3PO4 में तो n फैक्टर 3 है, n फैक्टर 3 है, बट S3PO3 में n फैक्टर 2 है, क्योंकि बेटा जितने रिप्लेसेबल एच होते हैं वही n फैक्टर होता है। जो रिप्लेसेबल नहीं है वो n फैक्टर नहीं, उससे n फैक्टर डिफाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा जितने रिप्लेसेबल एच होंगे वही उसकी क्या होगी बेसिसिटी होगी, किसकी? एसिड की। ओके तो n फैक्टर समझ में आया। नॉर्मेलिटी समझ में आया बेटा। नॉर्मेलिटी क्या होता है? रिकॉल करिए नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नॉर्मेलिटी n इक्वल टू क्या होगा? इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट अपान क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा? इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। ओके इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाई ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपान इक्विवेलेंट मास, वेट अपान इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है? मास अब डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। ओके मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। तो ये था बेटा टॉपिक नॉर्मेलिटी का। किसका था? नॉर्मेलिटी। समझ में आया नॉर्मेलिटी? एन फैक्टर समझ में आया बेटा। साल्ट का एन फैक्टर फाइंड कर लोगे, एसिड का फाइंड कर लोगे, बेस का फाइंड कर लोगे। ओके चलिए बताइए H2SO4 का एन फैक्टर बताइए क्या होगा? एन फैक्टर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच कितना है बेटा? 2, n इक्वल टू 2। चलिए इक्विवेलेंट मास इसका बताइए। इक्विवेलेंट मास तो किसका क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। इसका कितना होगा मॉलिक्यूलर मास बेटा? H2SO4 का 98। फाइंड कर लीजिए। 2 हाइड्रोजन, सल्फर 32, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 16, 4 16:4 64 इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 98। तो 98 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 49। दिस इज द इक्विवेलेंट मास। ओके तो H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कितना है? 49। क्यों आया बेटा? इसका एन फैक्टर 2 होता है, मॉलिक्यूलर मास 98 होता है, इसको हमने 2 से डिवाइड किया, दिस इज इक्विवेलेंट मास 49। ओके तो अगर बेटा कोई मास गिवन है तो ग्राम इक्विवेलेंट पूछ ले। क्या पूछ ले बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास जो गिवन होगा डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास 49। ओके फाइंड कर लोगे ना बेटा? सेम मोल की तरह होता है। मोल इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपान मोलर मास। वैसे ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है गिवन मास अपान इक्विवेलेंट मास। ओके इक्विवेलेंट मास फाइंड कर लोगे ना। एन फैक्टर समझ में आया ना? एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर ओके एसिड है तो उसकी बेसिसिटी इसकी यहाँ कितनी है? 2 है। ओके नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बेटा किसी भी सोल्यूशन का लाइक सपोज कोई कंटेनर है, इसमें 2 कंपोनेंट A एंड B, 2 कंपोनेंट, 2 आर मोर कंपोनेंट क्या है बेटा? इसमें डिजॉल्व है। लाइक सपोज कंपोनेंट A के मोल Na एंड कंपोनेंट B के मोल Nb है। ओके 2 आर मोर, सी भी हो, कई सारे कंपोनेंट भी हो सकते हैं, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ बेटा मैं 2 ले रहा हूँ। कितना ले रहा हूँ? 2। इफ 2 कंपोनेंट सॉल्युबल, दोनों कंपोनेंट सॉल्युबल है, एक सोल्यूशन है ये, दिस इज द सोल्यूशन। 2 कंपोनेंट क्या है बेटा? मिक्स है। एक कंपोनेंट के मोल Na एंड बी कंपोनेंट मोल Nb है। टोटल मोल क्या हो गया? Nt इक्वल टू Na प्लस Nb। इतना समझ में आई बात बेटा? A के मोल कितने हैं? Na है, B के मोल Nb है, टोटल मोल Nt इक्वल टू Na प्लस Nb। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन मतलब अगर A का मोल फ्रैक्शन पूछे, इसमें A का, दोनों तो डिजॉल्व है, दोनों का सोल्यूशन है, बट A का मोल फ्रैक्शन मतलब होता अंश, उसकी मात्रा, A का कितना इसमें, A के कितने मोल डिजॉल्व है, ये होता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जीटा से। मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? A के मोल
ए के मोल अपान टोटल मोल। टोटल मोल कितना है बेटा, एन ए प्लस एन बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बी के मोल अपान टोटल मोल एन ए प्लस एन बी। समझ में आई बात, नहीं समझ में आया बेटा? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन मतलब होता है हिंदी में अंश, उसकी मात्रा। किसी भी सोल्यूशन में 2 और मोर कंपोनेंट डिजॉल्व है तो बेटा तो पूछे उसका इंडिविजुअल कंसंट्रेशन पूछे उस कंपोनेंट का, तो आप फाइंड कर लोगे। पहले फाइंड कर लो बेटा, इसका मोल कितने हैं Na, इसके मोल कितने हैं Nb, टोटल मोल क्या हो गया Na प्लस Nb। ए का पूछे तो उसके मोल जिसका पूछ रहा है डिवाइड बाई टोटल। बी का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू बी मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल मोल। टोटल मोल किसी भी सॉल्यूशन में जो टोटल मोल होता है वो 1 होता है। टोटल मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, 1। ऐड कर लो, ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर सेम है बेटा, नॉमिनेटर Na प्लस Nb हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, कट जाएगा। टोटल मोल फ्रैक्शन क्या होता है, 2 ही कंपोनेंट नहीं 2 से ज़्यादा भी कंपोनेंट है तो टोटल सभी का मोल फ्रैक्शन को अगर सम कर दोगे तो इक्वल टू 1 आता है। इसका मतलब क्या है कि अगर A का मोल फ्रैक्शन आपको पता है तो B का ऑटोमेटिक आप 1 में से माइनस करके फाइंड कर सकते हो। टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1। यहां से क्लियर हो गया ना। अगर A का पता है तो B का ऑटोमेटिक आप 1 से माइनस करके फाइंड कर सकते हो। इस पर एक सवाल करते हैं बेटा, एक एग्जांपल करते हैं कि A कोई कंपोनेंट था, उसके मोल थे 5 एंड कंपोनेंट B है 3 मोल। A के 5 मोल 3, B के 3 मोल। मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है A और B का। तो टोटल मोल क्या हो गया बेटा, Na है Nb है, टोटल मोल Nt इक्वल टू 8, टोटल मोल 8। मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 5 डिवाइडेड बाई टोटल 5/8। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू, ये x नहीं है, दिस इज जीटा। मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ B 3 डिवाइडेड बाई टोटल 3/8। दोनों को ऐड करिए, क्या आ जाएगा 1। या अगर इसका आपने फाइंड कर लिया A का, B का फाइंड करना है xB तो इक्वल टू कर दो 1 माइनस 5/8। कितना आएगा 3/8। अभी भी आपने 3/8 क्या किया था, यहाँ फाइंड किया था। तो समझ में आया बेटा, टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1। ऐड करके देख लो, दोनों को ऐड क्या आएगा 1 आएगा। या एक का फाइंड जब आपको पता है कि सभी का मोल फ्रैक्शन अगर हम ऐड कर देंगे तो 1 आएगा, तो एक का फाइंड करने के बाद दूसरे का हम 1 में से माइनस करके फाइंड कर लेंगे। देखो बेटा यहाँ भी क्या आया, क्योंकि हमने XA क्या फाइंड किया 5/8 और XB क्या फाइंड किया। XB कैसे फाइंड करोगे, मोल ऑफ B डिवाइडेड बाई टोटल मोल 3/8, XA प्लस SB करोगे तो 3 प्लस डिनोमिनेटर सेम है, 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा 8, तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, टोटल मोल फ्रैक्शन 1। आपको पता है कि टोटल मोल फ्रैक्शन दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है। एक का फाइंड करने के बाद दूसरे का ऑटोमेटिक फाइंड कर लोगे, वही आंसर आएगा एग्जैक्ट। ओके, तो मोल फ्रैक्शन क्या समझ में आया बेटा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इफ 2 कंपोनेंट 2 or more component dissolve, then mole fraction of A equal to mole of A divided by total mole fraction of other component divided by mole fraction of that component divided by total mole of that component divided by total mole। ओके, तो आई होप कि ये 2 कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।